नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछली क्लासों में हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 3 इकोनॉमिक सर्वे का 2 सेशन हो चुके हैं और आज चैप्टर 3 की अपनी लास्ट क्लास होगी और नेक्स्ट क्लास में अपन चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक बात कि चैप्टर 3 की जो पहली क्लास थी वो शहरी विकास के ऊपर आधारित थी, जिसके अंतर्गत अपन ने राजस्थान के लिंगानुपात है, बाल लिंगानुपात है, साक्षरता की स्थिति के बारे में जाना था। वहीं दूसरी क्लास में शहरी विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, कौन कौन सी स्कीम चलाई गई हैं, जैसे कि अमृत मिशन था, स्मार्ट सिटी मिशन था, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना थी। इस तरह से हमने काफ़ी सारी स्कीम्स के बारे में देखा था। तो आज इस प्रोसेस को एक बार से आगे बढ़ाएंगे और चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना के अंतर्गत 40% से अधिक SC/ST की आबादी वाले गांव में परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु कितने प्रतिशत राशि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जैसा कि स्कीम का नाम है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, मतलब जनता की भागीदारी के द्वारा विकास को सुनिश्चित करना है। सरकार के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया कि कुछ पैसा जनता से लिया जाए और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो सरकार दे देगी, तो इस तरह से परिसंपत्तियों का निर्माण हो जाएगा। ये इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है, क्योंकि ये जो योजना थी महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, इसका जो पुराना नाम था वो ग्लोबल करके नाम से ये संचालित थी। ठीक है, और कब चालू की गई थी, इसको फरवरी 2020 में ये स्कीम चालू की गई थी। ठीक है, जैसे कि प्रावधान देखा हमने परिसंपत्तियों का किस तरह से निर्माण किया जा रहा है, तो इसमें अलग अलग प्रावधान किए गए। सरकार ने कहा कि जैसे कब्रिस्तान का, शमशान घाट का निर्माण करना है, शमशान घाट कब्रिस्तान का निर्माण करना है, शमशान घाट का निर्माण करना है, तो सरकार 90% राशि दे देगी और जो 10% राशि है वो जनता की भागीदारी, 10% राशि जन भागीदारी से। ठीक है, ठीक है, ये तो एक बात रही कब्रिस्तान वाली। दूसरी बात है कि इसके अलावा अन्य जो भी परिसंपत्तियां हैं, अन्य परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु इसमें प्रावधान किया गया, सरकार 70% देगी और 30% जन भागीदारी से। ठीक है, ये दो प्रावधान थे। तीसरा जो प्रावधान निकल के आया वो ये था कि जिन गांव की जनसंख्या कितनी 40% से अधिक SC/ST है, मतलब जिन गांव में SC/ST की जनसंख्या 40% से अधिक है जनसंख्या, ठीक है, उनमें सरकार ने कहा कि इसमें हम 10% एक्स्ट्रा भुगतान करेंगे और इस तरह से 80% राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। तो ये स्कीम का सार है। फाइनली महात्मा गांधी योजना है, ये कब स्टार्ट हुई, फरवरी 2020 को। परिसंपत्तियों का निर्माण जनता के सहयोग से किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कब्रिस्तान शमशान घाट के निर्माण हेतु सरकार द्वारा अधिकतम राशि 90% दी जाएगी। वहीं अन्य परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए 70% राशि का भुगतान सरकार करेगी। और तीसरा पॉइंट ये है कि जिन गाँव में, जिन क्षेत्रों में SC/ST की जनसंख्या 40% से अधिक है, वहां कुछ भी परिसंपत्ति का निर्माण किया जा रहा है, तो उसके लिए 80% राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। इस तरह से अपना डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया और ये कंप्लीट होती है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड का पुनर्गठन कब किया गया। पुनर्गठन किया गया है, इसका मतलब इसका पहले कुछ और रहा होगा। तो जो ये पहले था केवल राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड था। राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड का गठन किया गया था आपके 2016 में। ठीक है, 2016 के बाद 2022 में 11 फरवरी 2022 को इसका पुनर्गठन किया गया और इसमें क्या जो ऐड कर दिया गया आपका चारागाह। ठीक है, तो
तो पहले राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड था जो कि 2016 से संचालित था। राजस्थान बंजर भूमि एवं चारा विकास बोर्ड का पुनर्गठन कब किया गया? आपके 11 फरवरी 2022। आप ऑप्शन देखिए कितने क्लोज हैं, 2021, 20, 23, 22, इसमें भी फरवरी, मार्च, फरवरी, फरवरी। तो एग्जैक्ट डेट याद रखना होगा आपके 11 फरवरी 2022 को इसका पुनर्गठन किया गया, 11, 2 और 22। ठीक है, तो डी ऑप्शन अगेन अपना राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है? पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन है और अनुच्छेद पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत शक्तियां और जो अधिकार हैं, जिम्मेदारियां, उसका वर्णन किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए जो पंचायती राज है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। फिर इसमें अलग अलग अनुच्छेद हैं, तो जो 243 जी है, 243 जी, इसमें शक्तियों और अधिकारों के बारे में बताया गया है। शक्तियों और अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन ए आंसर हमारा राइट आंसर होगा। बात करें और अनुच्छेद की 243 डी की, तो 243 डी के अंतर्गत बात की गई है रिजर्वेशन, आरक्षण व्यवस्था। पंचायती राज के लिए जो चुनाव लड़ेंगे उसके लिए सीटों का आवंटन किस तरह से किया जाएगा, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 एफ की बात करें, 243 एफ, एफ मतलब फेलियर, मतलब अयोग्यताओं की। सदस्यों को, पंचायती राज के जो सदस्य हैं उनको किस तरह से अयोग्य घोषित किया जा सकता है, उनके लिए क्या अयोग्यताएं हैं, उसका वर्णन किया गया है 243 एफ के अंतर्गत। एफ से फेलियर और अयोग्यताएं। फिर आता है 243 ओ। 243 ओ के अंतर्गत क्या है? 243 ओ के अंतर्गत है कि जैसे कि सीटों का आवंटन किया, ठीक है, सीटों का आवंटन या वह परिसीमन से संबंधित जो भी मामले हैं, परिसीमन से संबंधित मामले हैं, उनमें उनका जो मामला है वो न्यायालय में नहीं जाएगा, न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, चारों के बारे में हमें याद रखना है। 243 जी के अंतर्गत पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है। 243 डी में रिजर्वेशन का जिक्र है, वहीं 243 एफ में अयोग्यताओं का वर्णन और 243 ओ के अंतर्गत सीटों का आवंटन, परिसीमन है से संबंधित जो मामले हैं उनको न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली ये क्या है, इकोनॉमिक सर्वे में डायरेक्ट दे रखा है कि अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत पंचायतों की शक्तियां, अधिकारों और जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है, इसलिए हमने इसको यहाँ डिस्कस किया है। ठीक है, बाकी पंचायती राज को अलग से पढ़ा जाएगा टॉपिक के तहत। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण गैर कृषि विकास अधिकरण की स्थापना नवंबर 1955 में हुई। रूड़ा की बात की गई है कि रूड़ा की स्थापना कब हुई। रूड़ा, तो इसकी स्थापना हुई है आपके नवंबर 1995 में, डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रूड़ा की स्थापना कब हुई है? नवंबर 1995 में। कितनी? नवंबर 1995 में रूड़ा की स्थापना हुई है। रूड़ा क्या काम करता है? तो ये गैर कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देता है, गैर जो कृषि क्षेत्र हैं को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब गैर कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देता है तो कैसे? जैसे कि मूर्तिकार हैं, ठीक है, कुंभकार हैं और बुनकर हैं, इनके लिए मतलब मार्केट अवेलेबल कराना, इनके कौशल विकास करना, इस तरह के ये काम है वो रूड़ा के द्वारा किया जाता है। इनके लिए कौशल प्रशिक्षण का काम किया जाता है, इनके लिए उनके जो उत्पाद हैं उनको बेचने के लिए मार्केट अवेलेबल कराना ये रूड़ा के द्वारा किया जाता है। इसके 3 उपक्षेत्र हैं, मुख्यतः ये 3 उपक्षेत्रों में काम करता है। जो कौन कौन से हैं? जो आपके पहला है, जिसके अंतर्गत पहला आता है ऊन और वस्त्र,
ठीक है, ऊन और वस्त्र, दूसरा है आपका चमड़ा, और तीसरा क्षेत्र है आपका लघु खनिज। ये 3 मुख्य क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत रूड़ा काम करता है। ये हमें याद रखना है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है कि रूड़ा निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र रूड़ा से संबंधित नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, तो हमें याद रखना है ऊन और वस्त्र, दूसरा लघु खनिज और तीसरा है आपका चमड़ा। ठीक है, तो देखिए ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण की स्थापना नवंबर 1995 में हुई, सही बात है, और गैर कृषि से संबंधित है, ये बात याद रखनी है। इस संस्था का उद्देश्य राज्य में ग्रामीण कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा नहीं देता, गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो देख लीजिए कथन 1 व कथन 2 दोनों सत्य हैं, केवल कथन 1 सत्य है, ये अपना राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा अंबेडकर भवन के निर्माण हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? राज्य सरकार के द्वारा अंबेडकर भवन का निर्माण किया जा रहा है। कौन सा? अंबेडकर भवन का निर्माण, जो कि जन उपयोगी है। जन उपयोगी कैसे लिखने में आएगा? जन उपयोगी ये भवन है, और जिसमें सामाजिक जो प्रोग्राम्स हैं जिनको आसानी से किया जा सके सरकार के द्वारा, तो इसके लिए इनका निर्माण किया जा रहा है अंबेडकर भवन के लिए। और इसके तहत सरकार ने कहा है 50 लाख रुपए की राशि का प्रावधान है। 50 लाख रुपए की राशि का इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। और इम्पोर्टेंट बात दूसरी याद रखनी है कि इसको कहां पर निर्माण किया जा रहा है? पंचायत समिति स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो 2 बातें, अंबेडकर भवन के लिए कितनी राशि है? 50 लाख रुपए की राशि है, और कहाँ निर्माण किया जा रहा है? पंचायत समिति स्तर पर इसका निर्माण किया जा रहा है। इतना ही इसके अंतर्गत हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण, पहले बात ध्यान रखनी होगी किसके बारे में बात की है? अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण क्षेत्र के। पहले ये योजना शहरी क्षेत्रों में संचालित थी केवल, और इसको अभी ग्रामीण क्षेत्र में भी सरकार के द्वारा लागू किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट है, क्या बात बतानी है? सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, और यह योजना 6 जनवरी 2024 को प्रारंभ हुई, सही बात है, पहला स्टेटमेंट अपना राइट है कि यह योजना 6 जनवरी 2024 को प्रारंभ हुई। ठीक है, स्टेटमेंट राइट है। बाकी डिटेल्स हमें पता ही है कि इसमें 8 रुपये प्रति थाली भोजन उपलब्ध कराया जाता है। तीसरा 22 रुपये सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। ठीक है, फिर इसमें प्रति मतलब सुबह और शाम के हिसाब से लगभग 100 थाली हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाती हैं। और अगली जो इम्पोर्टेंट बात है, इसके अंतर्गत 891 रसोइयों के माध्यम से दोपहर व रात्रि का भोजन उपलब्ध कराया जाता है। अभी प्रदेश में कितनी रसोइयां संचालित हैं? तो इसमें याद रखना 891 रसोइयां संचालित हैं। ठीक है, जबकि हमने देखा था जो अन्नपूर्णा योजना शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र की बात की थी, तो शहरी क्षेत्र में कितनी? 240 नगरीय निकायों में संचालित थी, और वहीं कितनी रसोइयां? 1000 रसोइयों के द्वारा संचालित थी। ठीक है, ये जो अन्नपूर्णा रसोई योजना है उसके बारे में थी। बाकी बातें कॉमन थी, वहां भी 8 रुपये प्रति थाली में भोजन है, 22 रुपये सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, और प्रत्येक लाभार्थी को 700 ग्राम भोजन की थाली उपलब्ध कराई जाती है। ये गलत है, 700 ग्राम नहीं है, केवल 600 ग्राम भोजन उपलब्ध कराया जाता है। 600 ग्राम के अंतर्गत मतलब आप देख रहे हैं जिसके अंतर्गत चपाती है, रोटी है, चपाती है, सब्जियां हैं, चावल है, इस तरह से उपलब्ध कराई जाती है। 700 ग्राम नहीं, जिनने खाया होगा उन्हें याद भी होगा, 700 की जगह 600 ग्राम भोजन उपलब्ध कराया। तो सत्य कथन बताना, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने एक स्कीम को एक क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर कहीं जरूरत होती, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके 2 पार्ट भी किए गए हैं, बाकी इतनी जरूरत है नहीं।
कि अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण के बारे में डेट याद रखनी है क्योंकि नई स्कीम है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो पहले से ही चल रही है, तो ग्रामीण क्षेत्र में कब से, 6 जनवरी 2024 से संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना क्या है भाई, तो स्वामित्व योजना के अंतर्गत ये 3 विभाग शामिल हैं, पंचायती राज, भारतीय सर्वेक्षण और राजस्व विभाग। ठीक है, तीनों विभाग हैं संचालित, तीनों विभागों के द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है इसके द्वारा ड्रोन का उपयोग करके, ड्रोन से नक्शा तैयार किया जा रहा है, पंचायतों का नक्शा तैयार किया जा रहा है। ठीक है, पंचायतों का नक्शा तैयार किया जा रहा है। ठीक है, नक्शा, डिजिटल मैप, डिजिटल मैप तैयार किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके माध्यम से इस नक्शे को ग्राम पंचायतों में प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे सभी के पास क्या होंगे, पट्टे उनको दे दिए जाएंगे, जमीनी अधिकार है वो सुनिश्चित हो जाएगा, जिससे लड़ाई झगड़े हैं और जमीनों का जो विवाद है वो कम होंगे। ठीक है, तो एक तो बात रही ये मेन जो उसका उद्देश्य था। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, ये कब प्रारंभ हुई थी, तो ये आपके 20 अप्रैल 2020 से ये योजना प्रारंभ हुई थी। कब से, 20 अप्रैल 2020 से योजना, स्वामित्व योजना कब प्रारंभ हुई, 20 अप्रैल 2020, 20 ये भी 20 अप्रैल 2020 से स्वामित्व योजना प्रारंभ हुई। पंचायती राज, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राजस्व विभाग तीनों के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। पंचायती राज विभाग है, ग्रामीण क्षेत्रों की बात है, राजस्व विभाग पैसे का मामला, भारतीय सर्वेक्षण विभाग क्या कर रहा है, ये ड्रोन द्वारा डिजिटल मैप इसके द्वारा तैयार किया जा रहा है। तो इसके बारे में इतना ही सफिशिएंट है और सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपना, स्टेटमेंट 1 कहा गया है, जन योजना अभियान 2 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक चलाया जा रहा है। पहले तो हमें ये याद रखना होगा कि जन योजना जो अभियान है वो किससे संबंधित है, फिर बात करेंगे कि भाई कब से चलाया जा रहा है। तो इस तरह से इसको याद रखना हमारे लिए आसान होगा। अगर हमें उद्देश्य पता है तो डेट अपन याद रख सकते हैं, अगर उद्देश्य ही नहीं पता तो फिर क्या ही करें। देखते हैं अगला स्टेटमेंट, देखते हैं कि जन योजना अभियान ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी को अभियान मोड में सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी रणनीति। तो दूसरे स्टेटमेंट में थोड़ा इसके बारे में बताया गया कि जन योजना अभियान क्या है। तो एक्चुअली एक स्कीम थी ग्राम पंचायत विकास योजना। कौन सी, ग्राम पंचायत विकास योजना। ठीक है, और ये केंद्र के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा चल रही थी, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इसका संचालन किया जा रहा था। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालन किया जा रहा था और 2015 से ये स्कीम लागू की गई थी। इसमें क्या किया जाता है, 2015 से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना का प्रारंभ किया गया। इसमें क्या होता है, जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत ग्रामीण विकास के लिए क्या एक खाका तैयार करती है, किस तरह से एक प्रारूप तैयार किया जाता है, किसके लिए, ग्राम पंचायत के विकास के लिए। ठीक है, और इस जो प्रारूप है इसका जो अनुमोदन किया जाता है वो ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदन इसका किया जाता है। ग्राम सभा अनुमोदित करेगी, फिर ये स्कीम चालू होगी। ठीक है, अब ये 2015 से संचालित थी, लेकिन सरकार ने इसको क्या किया, अभियान मोड में लाने के लिए, ठीक है, अभियान मोड में सुनिश्चित करने के लिए जन योजना अभियान चालू किया। ये जन योजना अभियान है, तो ये उसका उद्देश्य रहा। और ये बात सही है कि 2 अक्टूबर 2024 से और कब तक, 31 मार्च 2025 तक इसको चलाया जाएगा। कब से, 2 अक्टूबर 2024 से और 31 मार्च 2025 तक इसको संचालित किया जाएगा। ये डेट याद रखनी है। पहले तो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में छुपी हुई चीज है जो उसको दिखाई नहीं देती आसानी से। तो जन योजना अभियान 2 अक्टूबर
2024 से 31 मार्च 2025 तक संचालित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या है, ग्राम पंचायत विकास योजना को मिशन मोड में लागू करना। ठीक है, अभियान मोड में लागू करना। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है और हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ फ्री कब घोषित किया गया? तो ओडीएफ ओपन डिफेक्शन फ्री, ठीक है, ओपन डिफेक्शन फ्री स्टेट घोषित किया गया राजस्थान को कब? ओडीएफ फ्री। तो ओडीएफ मतलब शौच से मुक्ति, खुले में शौच से मुक्ति से राजस्थान को कब घोषित किया गया? तो याद रखनी है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 31 मार्च 2018 को राजस्थान को ओडीएफ घोषित किया गया। ठीक है, ओडीएफ फ्री राज्य कब घोषित किया गया? याद रखना है 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018। क्वेश्चन तो अपना सॉल्व हुआ, ये ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अभी वर्तमान में सरकार के द्वारा क्या चलाया जा रहा है, ओडीएफ प्लस। इस ओडीएफ प्लस का उद्देश्य क्या है? जो ओडीएफ है ना, इसको बनाए रखना, ओडीएफ की जो स्थिति है उसको बनाए रखना, प्लस एक और जोड़ा गया इसमें, जो आपका अवशिष्ट प्रबंधन है, ठोस एवं अवशिष्ट प्रबंधन, किसकी तरह, कचरे का किस तरह से निस्तारण किया जाए, प्रबंधन। ठीक है, ये इसमें सम्मिलित है ओडीएफ फ्री के अंतर्गत। अभी इसका एक रिपोर्ट भी आई है जो जिसके अंतर्गत बताया है कि राजस्थान के लगभग 42,000 जो गांव हैं उनको ओडीएफ प्लस घोषित किया गया, उसकी कैटेगरी में आ गए हैं, मतलब ठीक है। उसमें से कुछ राज्य बताए गए हैं वो राइजिंग कैटेगरी में है, उसमें 3 कैटेगरियां हैं अलग अलग, तो हमें देखेंगे एक बार करंट अफेयर की क्लास में। तो हाल ही फिलहाल में हमें यही याद रखना है कि राजस्थान को ओडीएफ कब घोषित किया गया, 31 मार्च 2018 को। ओडीएफ प्लस जो चल रहा है, इसमें एक तो ओडीएफ की स्थिति को बनाए रखना है, प्लस ठोस एवं अवशिष्ट कचरा प्रबंधन, और लगभग 42,000 जो गांव है राजस्थान के वो भी ओडीएफ प्लस घोषित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का कितने प्रतिशत भाग पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित किया जाता है? तो पंचायती राज संस्थाओं के बारे में पूछा गया है कि भाई कितना प्रतिशत भाग है जो राज्य का शुद्ध कर राजस्व से राजस्व प्राप्ति होती है, उसका कितना प्रतिशत भाग पंचायतों को आवंटित किया जाता है। तो ये सिस्टम जो वित्त आयोग था उसकी एक सिफारिश की गई थी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर हमें बताना है। तो यहाँ से देखते हैं सिस्टम वित्त आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है कि जो स्वयं का कर राजस्व है, ठीक है, स्वयं का कर जो राजस्व है उसका पहला कितना प्रतिशत, 6.75% पैसा। पहले तो यही पॉइंट याद रखना है, राज्य को 100% स्वयं का कर राजस्व प्राप्त हुआ, उसका 6% जो पैसा है उसका आवंटन किया जाएगा। उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, पहला पंचायती राज में, ठीक है, और दूसरा नगरीय निकाय में। ठीक है, अब जो आपका ये है पंचायती राज, इसमें कितना पैसा दिया जाएगा, इसमें दिया जाएगा आपका 75.10% पैसा, इसके अंतर्गत पंचायती राज में दिया जाएगा। ठीक है, 50 नगरीय निकायों में 24.90% पैसा पंचायती राज। इस 6.75 है उसका 75.10% पंचायती राज को और नगरीय निकायों को 24.90% दिया जाएगा। अब आपको पता है पंचायती राज के 3 भाग हैं। पंचायती राज में कौन कौन आता है? सबसे पहले बात करें ग्राम पंचायत, ठीक है, दूसरा ग्राम पंचायत, दूसरा भाग है इसका पंचायत समिति, और तीसरा है जिला परिषद। ठीक है, तो जो ग्राम पंचायत है ना उसको कितना पैसा, ग्राम पंचायतों को इसका 75% पैसा दिया जाएगा, पंचायत समितियों को 20% दिया जाएगा
और जिला परिषद को 5% पैसा दिया जाएगा। ये हमें याद होना चाहिए। फिर इसमें आगे बताया गया कि इनको जितना जितना पैसा दिया गया ना, ये कैसे खर्च किया जाएगा। जैसे इसको 75% पैसा दिया गया तो ये कैसे खर्च करना, इनको 20 दिया, इनको 5 दिया, तो ये खर्च करने का भी इनको कहा गया कि भाई इसका ऐसा मामला है कि आपके जो 55% पैसा है वो किस में खर्च किया जाएगा। इसमें थोड़ा सा देख लें, हाँ, मूलभूत विकास कार्यों में खर्च किया जाएगा। मूलभूत विकास कार्यों में, मूलभूत विकास कार्यों में कितना 55% पैसा खर्च किया जाएगा। वहीं 40% जो पैसा है वो राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा जो संचालित स्कीम्स हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में, ठीक है, और 5% पैसा है वो अन्य कार्यों में खर्च किया जाएगा। तो ये हमें पूरा ध्यान रखना है सीक्वेंस से। इसमें से कोई सा भी डेटा कैसे भी पूछा जा सकता है। अभी हमें हाल फिलहाल में क्या पूछा गया है कि स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का कितने प्रतिशत भाग पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित किया गया है। शुद्ध कर राजस्व का 6.75% का पंचायती राज को 75.10% पैसा आवंटित किया गया है। आप देख लीजिए, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन बहुत क्लोज है, 74.90 भी है, 75% भी है और 90% है, जो कि ऐसे ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट याद होना चाहिए, पंचायती राज को 75.10, नगरीय निकायों को 24.90, इसमें से भी ग्राम पंचायतों को 75%, वहीं पंचायत समितियों को 20% और जिला परिषद को 5% पैसा आवंटित किया जाएगा। और इसका 55% हिस्सा है वो मूलभूत कार्यों में, वहीं 40% पैसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में और 5% पैसा अन्य कार्यों में खर्च किया जाएगा। ये षष्ठम वित्त आयोग की रिपोर्ट थी, छठवें वित्त आयोग के आधार पर है, ठीक है, ये इसके द्वारा सिफारिश की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षष्ठम राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को दी जाने वाली राशि का कितने प्रतिशत भाग आधारभूत और विकास कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। तो पहले देखा पंचायती राज संस्थाओं को, ठीक है, तो पंचायती राज संस्थाओं को कितना दिया जा रहा था, आपका देख लीजिए 6.75% था। 6.75 में से आपका 75.10% पैसा पंचायती राज को दिया जा रहा था, नगरीय निकायों को 24.90% था, ठीक है। इस 75.10 को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, जो कि आपके ग्राम पंचायतों को 75%, 20% आपका पंचायत समिति, 5% जिला परिषद। यहाँ से ही जो पैसा दिया गया है इसके बारे में बताया गया कि भाई आप 55% जो पैसा है उसको मूलभूत कार्यों में, ठीक है, 40% पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा संचालित योजनाओं में और 5% पैसा अदर्स, ठीक है। तो ये हमसे पूछा गया है। तो आधारभूत और विकास कार्यों के लिए आपको पता है 55% पैसा, यहाँ से क्वेश्चन क्या, ये वाला क्वेश्चन 55% पैसा और अपना ये ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार हमने चैप्टर 3 कंप्लीट किया। चैप्टर 3 में हम डिस्कस कर चुके हैं लगभग 32 या 35 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स अपन ने डिस्कस किए हैं, और इस तरह से चैप्टर 3 के जितने भी फैक्ट्स थे इंपॉर्टेंट उसको अपन ने कंप्लीट किया। और मैं एक बार फिर से बता दूं, ये हमारी बुक है जो कि RAS, SI, BDO, EORO जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इस बुक का ही अपन डिस्कशन कर रहे हैं। आप मार्केट से इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।